नमस्कार दोस्तों, मैं आशु कुमार, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 जो चैप्टर का नाम है कोशिका की इकाई को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में देखेंगे मात्र 10 मिनट में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक बिल्कुल हलवा लगेगी दोस्तों। तो पहला टॉपिक है हम लोग का कोशिका क्या है। कह रहा है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हम पिछली की कक्षा में भी आपको बता चुके हैं कि जो कोशिका होती है किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे उस जीवधारी का शरीर मिलकर बनता है और सारी क्रियाकलाप कोशिकाओं के ही द्वारा होता है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। जैसे अमीबा। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव है, यानी यह केवल मात्र एक कोशिका से मिलकर बना है। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव है, यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत दोस्तों दो वैज्ञानिक मुख्य रूप से दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने अपना कोशिका सिद्धांत 1838 ईस्वी में दिया था, जबकि स्वान ने 1839 ईस्वी में और विर्चाव ने 1855 ईस्वी में कोशिका संबंधित अपना सिद्धांत दिया। और इनका सिद्धांत का मुख्य निचोड़ था कि ये बताए कि सभी जीव कोशिका से बने, यानी कोशिका सिद्धांत पहली बात करता है कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। दूसरा इन्होंने बात बताया कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है दोस्तों यह जीवन की मूलभूत इकाई है। किसी भी जीव का मूल इकाई जो है वो कोशिका है। कोशिका के बिना किसी भी जीवधारी का शरीर नहीं बन सकता। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कह कि जो नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से, जो शरीर में ऑलरेडी पुरानी कोशिकाएं हो चुकी हैं, उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला है दोस्तों कोशिका का समग्र अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो कोशिका के बारे में बताया जा रहा है। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका के चाहे वह जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, सबके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला है दोस्तों कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव्य। जो कोशिका झिल्ली है सबसे बाहरी परत होती है कोशिका का, और कोशिका झिल्ली के बाद एक जल जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों ऐसी कोशिका जिसमें सारे कोशिकांग उपस्थित न हो, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंतर्गत कोशिका के सारे अंग मौजूद न हो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कोई ऐसा मनुष्य है जिसके पास उसके सारे अंग मौजूद नहीं है तो उसे हम लोग विकलांग कहते हैं, और जिसके पास सारे अंग मौजूद है उसे कहते हैं कि भाई ये सही है। इसी तरह कोशिकाओं में भी ऐसी कोशिका जिसके अंदर उस कोशिका के सारे अंग मौजूद न हो, कुछ ही हो, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके अंतर्गत उस कोशिका के सारे अंग मौजूद हो, उस कोशिका को हम लोग दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है झिल्ली नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं लगी होती। दूसरा दोस्तों इसकी विशेषता बता रहा है
कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए होता है वो नग्न होता है, यानी वो भी पैकेजिंग किया हुआ नहीं होता है, यानी वो भी आवरण से युक्त नहीं होता है, वो भी नग्न होता है। दूसरा और तीसरी विशेषता बता रहा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने भी अंग होंगे, वैसे तो सारे अंग मौजूद नहीं होंगे, आधे अधूरे जितने भी अंग होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वे सभी अंग झिल्ली से बद्ध नहीं होंगे, झिल्ली के आवरण से ढके हुए नहीं होंगे, नग्न होंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल के बता रहा है, जैसे बैक्टीरिया। अगला टॉपिक है दोस्तों कोशिका आवरण एवं रूपांतरण, यानी कोशिका के कौन कौन से आवरण होता है और फिर उन आवरणों का किसमें रूपांतरण हो जाता है। सेल इवेलोप एंड मोडिफिकेशंस। तो कोशिका के आवरण बता रहा है कि कोशिका का पहला आवरण होता है कैप्सूल, दूसरा आवरण होता है कोशिका भित्ति और तीसरा आवरण होता है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, या जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनका जब रूपांतरण होता है तो ये जो उसके आवरण हैं वो कुछ तो कशाभिका फ्लैजेला में बदल जाते हैं और कुछ पक्षमाभ यानी फाइब्रिया में बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ चित्र में भी दिया गया है, जैसे सबसे बाहरी जो परत है इसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे और इसके बाद जो कोशिका की परत है उसे कोशिका भित्ति कहेंगे और जो सबसे लास्ट में है दोस्तों इसे हम लोग जो है कि प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। और ये कोशिका का रूपांतरण है, ये देखिए इसका कशाभिका भाग है और ये जो छोटे छोटे बहुत सारे अंग होते हैं इसे फ्लैजेला कहते हैं, सीलिया कहते हैं यानी पक्षमाभ कहते हैं। अगला है दोस्तों राइबोसोम। तो यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग ही है राइबोसोम और इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम है यह प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। अगला है दोस्तों अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है। तो बता रहा है भोजन संग्रह करने वाले कण, यानी कोशिका में ऐसे कण जो भोजन संग्रह करते हैं उन्हें हम लोग इंक्लूसिव बॉडी कहते हैं। और कह रहा है कि जैसे नॉन लिविंग स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस इन साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होते हैं। जैसे आपसे बता रहा है कि कौन कौन से अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फास्फेट ग्रेन्यूल्स ये होते हैं अंतर्विष्ट पिंड। अगला है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता ये होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सारे अंग विकसित होते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। और जैसे इनका बता रहा है कि इसके अंदर वास्तविक केंद्रक होता है, जितने भी इसमें कोशिका के अंग होते हैं सभी झिल्ली से बद्ध होते हैं, यानी सभी कोशिका के अंगों के चारों ओर एक पतली झिल्ली की परत पाई जाती है। और जो इनका डीएनए होता है वह केंद्रक में पाया जाता है और डीएनए भी झिल्लीबद्ध आवरण युक्त होता है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका जो पशु हैं और ये जंतु हैं, ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। अगला टॉपिक है दोस्तों कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो कह रहा है कि पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करना और सुरक्षा प्रदान करना, यानी किसी भी कोशिका के अंदर कोई नए पदार्थ यदि बाहर से आएंगे या अंदर से कोई पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, उसका नियंत्रण कौन करता है, तो उसका नियंत्रण कोशिका झिल्ली करती है। और कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है, इसीलिए इसे हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला है दोस्तों कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है। तो पौधों में पाई जाने वाली कठोर बाहरी परत होती है, रीडिंग आउटर कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज। तो ऐसे
ये बताया जा रहा है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप टिश्यू में पाई जाती है, केवल पादप सेल्स में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और यह पादपों के सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका भित्ति होती है यह पौधों की सबसे बाहरी भित्ति होती है, सबसे बाहरी परत होती है और यह कठोर होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है और यह मात्र पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला है दोस्तों अंतःझिल्ली तंत्र, या जिसे हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और अंतःझिल्ली तंत्र में कौन कौन से शामिल हैं? अंतःझिल्ली तंत्र का मतलब कोशिका के झिल्ली के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं उसे अंतःझिल्ली तंत्र कहते हैं। और इस अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है? तो पहला बता रहा है ईआर, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा है गोल्गी एपरेटस यानी गोल्जी बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं। अगला है दोस्तों लाइसोसोम और अगला है वैक्यूल। ये जो है यह अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत पाया जाने वाला जो पहला पार्ट है उसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर भी इसे कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है आरईआर और दूसरा होता है एसईआर। आरईआर जो होता है यह राइबोसोम से युक्त होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो एसईआर होता है यह राइबोसोम रहित होता है, यानी एसईआर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और जो एसईआर होता है यह लिपिड का निर्माण करता है। तो दोस्तों जो आरईआर होता है इसे रफ कहते हैं, ये खुरदुरा होता है। और जो एसईआर होता है यह स्मूथ होता है। अगला टॉपिक है गाल्जी उपकरण। गाल्जी एपेरेट्स और गाल्जी उपकरण का कार्य होता है पैकेजिंग एवं स्राव करना, यानी जो भी बन चुका है पदार्थ उसको उसको पैक करना और उसका स्राव करना, और जो आवश्यकता अनुसार जो भी जिन कोशिकाओं को जिस भी चीज की आवश्यकता है उसको वहां तक पहुंचाना, यह गाल्जी उपकरण का कार्य होता है। अगला है दोस्तों लाइसोसोम। और लाइसोसोम का कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों का पाचन, यानी कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ, जो भी कोशिका के पदार्थ मृत हो जाते हैं, जो भी कोशिका डेड हो जाती हैं उनको नष्ट करना लाइसोसोम का कार्य होता है। इसीलिए इसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। इसका उपनाम है सुसाइडियल बैग ऑफ सेल, यानी इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला है दोस्तों रसदानी वैक्यूल्स। और रसदानी का काम होता है कोशिका के अंदर जल एवं भोजन का संग्रहण करना। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का सूत्रकणिका, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का लवक, जिसे अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं। जो लवक होता है यह पौधों को विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। और लवक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, यानी पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है यह पौधों में उनको रंग प्रदान करता है, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, ये सब क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। और अगला है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह पौधों में भोजन का संग्रह करता है। अगला है दोस्तों साइटोपंजर क्या होता है? साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो यह कोशिका को आकार देता है। जो साइटोपंजर होता है कोशिका को आकार प्रदान करता है और यह कोशिका को सहारा प्रदान करता है। अगला हम लोग का टॉपिक है पक्षमाभ या कशाभिका। सीलिया फ्लेजिला क्या होता है? तो पहला है सीलिया पक्षमाभ। तो यह छोटे छोटे और अधिक संख्या में होते हैं। जो सीलिया होता है वह अति सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है और छोटा छोटा
छोटे छोटे रूप में निकला होता है। और जो फ्लैजेला कशाबिका होती है यह लंबे और कम संख्या में पाई जाती है। ये सिलिया और फ्लैजेला सूक्ष्म जीवों के चलने में काम आती है। तो जो सिलिया होता है छोटा छोटा होता है और बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। जो फ्लैजेला होता है वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत कम संख्या में पाई जाती है, जैसे मैं आपको अभी चित्र से बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस फिगर में ये जो छोटे छोटे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये सिलिया है। और ये देखिए जो बड़ा है ये पूंछ टाइप होता है सूक्ष्म जीवों में, इसे कशाबिका या फ्लैजेला कहते हैं। अगला है दोस्तों तारक केंद्र, सेंट्रोसोम। ये भी कोशिका का एक अंग होता है और सेंट्रोसोम के माध्यम से ही कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जो सेंट्रोसोम है वो कोशिका के विभाजन में सहायता प्रदान करता है। अगला है दोस्तों केंद्रक, न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है दोस्तों वो कोशिका का नियंत्रण करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का माइंड कहते हैं हम लोग, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं और ये पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। अगला है दोस्तों सूक्ष्म काया, माइक्रो बॉडी। और जो सूक्ष्म काया होता है यह दो प्रकार का होता है, प्रोक्सिसोम और ग्लैक्सिसोम। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग का जो है कि कक्षा 11 का एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 8 है वो खत्म हो गया। इसमें जो भी टॉपिक दिए थे उसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो भी लाइव आइए, हम पूरी बुक आपको एक एक टॉपिक को पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे। और जैसा भी है वैसा आप लोग हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।